नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रायबरेली दौरे की और इसके मायने की। बुधवार को राहुल गांधी रायबरेली के छठे दौरे पर पहुंचे हैं। बीते 29 से 30 अप्रैल को यानी 2024 की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद 5वीं बार रायबरेली गए थे। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। राहुल गांधी के रायबरेली आगमन से जिले का सियासी पारा हाई हो गया है। शहर में जगह जगह तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा है, इंडिया की अंतिम आशा, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2027 में ही होना है। न तो रायबरेली न ही अमेठी में कांग्रेस का कोई विधायक है। स्पष्ट है, कांग्रेस के गढ़ को बचाए रखने के लिए विधानसभाओं में भी पैठ बनानी ही होगी, वरना कब पासा पलट जाए कोई नहीं जानता। बीजेपी भी हाथ पर हाथ धरे तो बैठी नहीं ही रहने वाली है। कांग्रेस ने अमेठी क्यों गंवाई, और यही सवाल अब बीजेपी के सामने भी है। बीजेपी ने यह समझ लिया था, पा लिया था, लेकिन गंवाना भी पड़ा है। मानकर चलना होगा, आगे और भी जोरदार टक्कर हो सकती है। अब अगर कांग्रेस को रायबरेली और अमेठी में दबदबा कायम रखना है तो समाजवादी पार्टी का साथ बनाए रखना होगा। रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों में से 4 समाजवादी पार्टी के पास है, 1 सीट बीजेपी के पास है जहां से अदिति सिंह विधायक हैं, और अमेठी की 5 विधानसभा सीटों में से 3 बीजेपी के पास है और 2 समाजवादी पार्टी के पास है। कांग्रेस के अपने ही गढ़ में अपना कोई विधायक नहीं है। यूपी में भी कांग्रेस के 2 ही विधायक हैं, लेकिन अगर वे रायबरेली और अमेठी में होते तो ज़्यादा अच्छी बात होती। 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उन लोकसभा सीटों पर नज़र थी जिन्हें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। एक एक करके ऐसी 3 सीटें बीजेपी ने झटक भी ली थी, लेकिन 2024 के आम चुनाव में गंवाना भी कुछ पड़ा है। आज हम राहुल गांधी के दौरे के मतलब और मकसद दोनों को समझेंगे और साथ ही समझेंगे इसके सियासी पेच या मायने। हालांकि राहुल गांधी की पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के बारे में भी बात की जाए। स्मृति ईरानी के साथ बड़ी कड़ी टक्कर हुई थी, लेकिन स्मृति ईरानी को हराया कौन था यह भी देखना बहुत दिलचस्प था। जो कांग्रेस पार्टी के सिपे सालार माने जाते थे, जिनसे कोई उम्मीद नहीं जताई गई थी कि वह उन्हें हराएंगे, लेकिन ऐसा हो गया था आम चुनावों में। बात अगर राहुल गांधी की करे तो पहुंचे तो वो ज़रूर हैं, लेकिन क्या कोई अमूल चूल परिवर्तन कर पाएंगे? क्योंकि विधायकों के यदि आंकड़ों को देखा जाए तो वो वहां पर शून्य है। तो कांग्रेस को सपा के साथ ही हाथ में हाथ मिलाकर चलना होगा, चाहे आप इसे राजनीतिक माइलेज के दृष्टिकोण से देखिए या फिर कांग्रेस की कमजोरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनादेश या कांग्रेस की पकड़ है नहीं वैसी। तो चलिए मायनों को समझने की कोशिश करते हैं। अब और ज़्यादा बिना वक्त गवाए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता नेता गुलशन आनंद साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता जगदीश सिंह चौहान साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी बतौर प्रवक्ता पुनीत पाठक साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आनंद साहब आप ही के साथ। एक वक्त वह भी था जब उत्तर प्रदेश में 2024 के आम चुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिला था, खूब खिला था, लेकिन फिर आया 2024 का आम चुनाव जहां पर समाजवादी पार्टी ने भी परचम लहराया। आप इन सब दृष्टिकोण, इन सब मायनों के बीच में आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में भी कुछ आएगा, या फिर वही साथ निभाते तो उन्हें चलना ही है, उसका कोई विशेष फायदा जनाधार या संगठन के तौर पर उनके पास होगा? और क्या बीजेपी को राहुल गांधी के दौरों से, खासकर उनके संसदीय क्षेत्र में, थोड़ी कसमसाहट या डर लगता है? नमस्कार। नमस्कार सर। डर तो कांग्रेस और राहुल गांधी को लगा। वो बिहार में अपना खेल खेल रहे थे राजनीति का,
और उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी जमीन खिसक रही थी, समाजवादी पार्टी के लोग अपना काम कर रहे थे, इतना विश्वास आपस में बढ़ गया कि राहुल गांधी को सब कुछ छोड़ छाड़ कर रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र में आना पड़ा, कि उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में जो हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा से सत्ता में आने की 1989 के बाद, तो ऐसा ना हो कि हमारे साथ मिलकर समाजवादी पार्टी युवा नेता अखिलेश यादव की सब कुछ हमसे छीन के ले जाएं। इसलिए भाग कर आना पड़ा उनको और उनका नाम रायबरेली के अंदर लिखना पड़ा। अब कौन किसको साथ लेगा, कौन किसको धोखा देगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन आनंद साहब, ये छीनने के लिए गठजोड़ है है, क्या? उनके ये पास मजबूरी खोने का के लिए गठजोड़ है क्या? कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं फिलहाल उत्तर प्रदेश में, तो किस चीज का डर? ना, हमें कोई डर नहीं है। डर तो कांग्रेस को है कि हम जो धीरे धीरे जमीन बना रहे थे, अखिलेश यादव की सक्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ गई और हमें दरकिनार कर दिया। वो भाग कर आए हैं घबरा के और डर के मारे। वो कोई जनता के लिए या कार्यकर्ताओं के लिए नहीं आए हैं। आप समझ लीजिए मेरी बात को। जी जी। उनको समझ में आ गया, जो गलतफहमी पाल रहे थे कि हम 1918 के बाद उत्तर प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री होगा, ये सब होगा हमारा, वो घबराहट उनको दौड़ा कर यहाँ तक लाई है। उनके पास खोने पाने के लिए तो किसके पास क्या, ये तो राजनीति के ऊंच नीच चलते रहते हैं। वक्त बताएगा। ये 2024 का जो को मिला है उसके सारे कितनी नैया पार करेंगे, समय बताएगा। कितना मतलब अभी वो कार्यकर्ताओं को और बूथ वालों को सबसे मिल लें जरा, और कितने सालों से किस बूथ पर कौन कार्यकर्ता था, जरा ये सूची मंगाकर देख लें। और अगले चुनाव में वो कहाँ रहने वाला है बूथ का कार्यकर्ता, ये भी समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ के कार्यकर्ता के हिसाब से काम करती है। आज भी 70-75 वर्ष के बूथ के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, किसी व्यक्ति के सामने करते हैं। उनको अपनी संभालने की पड़ी है, अखिलेश जी को अपनी संभालने की पड़ी है। तेजस्वी बिहार के युवा नेता की फोटो लगा ली साथ में उन्होंने, इसके बारे में मुंह से बोला नहीं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अखिलेश जी को अपना डर है उसी दिन से कि भाई वहाँ मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया तो उत्तर प्रदेश में मेरा क्या नाम लेंगे। तो ये धोखे की राजनीति है, ये अविश्वास है आपस में। ठीक, ये लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं, हमसे तो लड़ने की उनकी अभी हिम्मत ही नहीं है और नौबत भी नहीं आई है। ठीक बात है। अब चलिए, चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़े। चौहान साहब, अब नैया पार होगी या नहीं कांग्रेस की वो अलग बात है, लेकिन खेवैया तो आप ही हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के। ऐसे में आपको लगता है छोटे भाई की भूमिका में ही कांग्रेस को रहना पड़ेगा? बड़ा भाई यानी कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितनी दरिया दिली दिखाएंगे उतना ही उनके लिए फायदा है, विरोध करने की तो गुंजाइश है नहीं। ऐसे में राहुल गांधी साहब का यह दौरा केवल संसदीय क्षेत्र का दौरा तक ही सीमित है या कांग्रेस पार्टी में एक नई संजीवनी फूंकने के लिए? देखिए राहुल गांधी जी को वहाँ के रायबरेली के सांसद हैं जी, और उनको वो लगातार आते जाते सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में आते जाते रहते हैं और वहाँ की जनता को संतुष्ट करने के लिए अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं, उनकी जन समस्याएं सुनने के लिए। वहाँ तमाम तरह की सरकारी सांसद की बैठकें होती हैं, उनमें जाने के लिए। और इसमें केवल राहुल गांधी का रायबरेली जाना कोई बड़ा देश मुझे नहीं समझ में आता है। ये तो एक सतत प्रक्रिया, हर सांसद अपने सांसदीय क्षेत्र में जाते हैं। अब ये सही है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष और वो अपने संसदीय क्षेत्र में गए तो भारतीय जनता पार्टी बखेड़ा खड़ा कर रही है। मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार जो है अपने कुकर्मों से, जो जैसे कि एक जैसे कि वहाँ के स्थानीय मंत्री ने वहाँ सुने कि धरना दिया और गाली का मुद्दा उठाया। गाली तो मान्यवर, गाली की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। हम फतेहपुर के रहने वाले मान्यवर, फतेहपुर में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मां की गाली देकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पोस्ट किया है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी ने माफी मांगी? पोस्ट किया है अब मां की गाली, जो दिवंगत मां है। देखिए, किसी ये गाली का कल्चर कहीं भी इसको समर्थन नहीं किया जा सकता, इसका किसी तरह समर्थन है नहीं, सही बात। भारतीय जनता पार्टी की कल्चर है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार गाली कल्चर के आधार पर जी रही है। इन्होंने 2009 में सोनिया जी को जर्सी गाय और 50 लाख की गर्लफ्रेंड का, जिसके कारण 2009 में ये हारे
और इसके पहले 2004 में हारे, तो लगातार ये हारते चले, तो हारे केवल अपनी गाली संस्कृति की वजह से। और मोदी जी ने जो गाली कल्चर को शुरू किया है, इससे पुनः हारेंगे। और ये इनको गाली जो गालियां शुरू की थी मोदी जी ने, और जो अखिलेश जी को गालियां दी जा रही हैं, समाजवादी साथी कभी गाली वाली का प्रयोग नहीं करते। अखिलेश जी को हमारे फतेहपुर में गाली दी गई, 2 FIR, एक आतंकवादी मुकदमा मैं स्वयं हूं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने गाली कल्चर शुरू किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी को स्वयं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बहुत मोदी जी की गाली को बहुत तवज्जो दे रहे हैं, ना हम इसका समर्थन करते हैं, ना इस तरह का कोई गाली का कोई फंडा है समाजवादी नहीं, ठीक बात है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। ठीक है, राजकुमार मौर्य साहब भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं पुनीत पाठक साहब की जगह में, कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता। मौर्य साहब, अब देखिए, बात की जाए राहुल गांधी साहब के उत्तर प्रदेश की राजनीति में, एटलीस्ट कांग्रेस की राजनीति में इंटरेस्ट की, तो ये कहना नहीं गलत होगा कि वो दूर की कौड़ी है सर। देखिए, बहुत वक्त लग सकता है संगठन को वहाँ विस्तार देने में, खड़ा करने में, क्योंकि आप ये समझे और देखे जा रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के साथ ही चल सकते हैं, चाहे आप इसे मजबूती कहिए, मजबूरी कहिए, जो भी कहिए। ऐसे में जो बात निकलकर सामने आ रही है कि संगठन के लोगों से भी मिलेंगे राहुल गांधी जी वहां पर, उसके विस्तार पर चर्चा या फिर उसे मजबूती प्रदान करने की, ये सब एक तरफ, क्या इसे एक मात्र संसदीय क्षेत्र का दौरा समझा जाए या फिर इसे कांग्रेस में नए प्राण फूंकने जैसा कोई दौरा? जी, राहुल गांधी जी हमारे सीनियर नेता हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है संगठन को देखना, संगठन के लोगों से मिलना, और वो इस टाइप है भी कि निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बात करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दों को उठाया जो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बताया था। तो ये तो सभी पार्टियों का रूटीन होता है कि अपने संगठन को मजबूत करना, अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना, कोई कार्यकर्ता नाराज है, कोई विशेष समस्या है, उसको सुनना, उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना। तो ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का गठबंधन या इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। हर पार्टियां ऐसा करती है, राहुल जी भी ऐसा कर रहे हैं। इससे कोई अंदाजा या कोई कयास नहीं लगाना चाहिए। लगाया है। और दूसरा यह कि गढ़ या किला तो कभी भी किसी का ध्वस्त हो सकता है, आपसे बेहतर इस चीज को कौन समझ सकता है। ऐसे में आपको लगता है चाहे वह कोई भी दौरा कर रहे हो, लेकिन यदि बात दूर तलक निकल गई, कभी भी लोगों का मूड चेंज हो सकता है। आप कितने अलर्ट हैं या सतर्क हैं? देखिए, मतदाता का मूड इस हिंदुस्तान के अंदर आजादी से लेकर आज तक कई बार चेंज हुआ है। उसका छींटा हम पर भी पड़ा है, हम स्वीकार करते हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब बड़ा जोर था, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। लोकसभा के अंदर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हम जानते हैं। लेकिन जो लोग गलत फहमी में हैं कि नाम के सहारे हम LOP हैं, हम गांधी परिवार से हैं, जो हम चाहेंगे वो होगा। बिहार में हमारी वजह से मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, जो मुख्यमंत्री का काम कर रहा है उसका नाम नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर इतने घबराए है कि भाग कर चले आए रायबरेली छोड़कर। अभी मित्र गाली को लेकर कह रहे थे, गाली की संस्कृति और सभ्यता किसी की नहीं थी, किसी पर आरोप नहीं है। लेकिन पुराने इतिहास को दोहराते रहो, गाना पुराना गाते रहो, लेकिन जो नई धुन और नए गाने हैं ना, जो बिहार के अंदर मंच पर गाए गए, उस पर ऐतराज तो हर एक को है। और इनकी पार्टी के लोगों ने भी कहा, भाई जिसने गाली बकी है वो हमारा कार्यकर्ता है, जांच करने पर गाली तो बकी गई ना। आप उसके लिए एक आध बार कभी सॉरी बोल देते हैं, चाहे राहुल गांधी जी बोलते हैं, चाहे बिहार के युवा नेता बोलते हैं, गाली बकी गई, गलत है। अगर आप गलत नहीं कहें तो इसका मतलब आप ठीक कह रहे हैं। अब रही बात दौरे पर विरोध करने का, मां की गाली के नाम पर विरोध करने का, अब आप विरोध का अधिकार भी छीन लोगे। आप जो चाहे कर सकते हो, विरोध कर सकते हो। आप बोलते वक्त जरा सोचिए तो सही ना। आदरणीय मोदी जी ने किसान आंदोलन के समय हाथ जोड़कर माफी मांगी कि मैं भाई अपनी बात आपको समझा नहीं पाया, मैं माफी मांगता हूँ। जरा बड़प्पन दिखाइए ना, कह दीजिए। आदरणीय मोदी जी ने भी कहा था ये गाली की संस्कृति अच्छी नहीं है, हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता ऐसा करता है वो क्षमा की जाने लायक नहीं। लेकिन क्योंकि आपके मंच से, खास तौर से वो वोट बैंक जो आपका है, आप उसके खिलाफ जैसे ही बोलोगे वो वोट बैंक भड़क जाएगा। अरे हमारे
मुसलमान नेता के बारे में राहुल गांधी ने और फलाने ने ये बोल दिया। आपको वोट बैंक का खतरा है, खासतौर से तुष्टीकरण के नाते। मुस्लिम वोट बैंक जिसके सारे आपकी दुकान चल रही है परसों से, ठीक, मुस्लिम वोट बैंक प्लस वाई प्लस ये प्लस वो सारा, जरा उससे बाहर निकलिए। रायबरेली ही सारा हिंदुस्तान नहीं है। अखिलेश यादव जी को मौका तो दीजिए आपके साथ सेवा करने का। हाँ, तो ये उसको बेचारे बिहार के युवा नेता को भी तो मौका दीजिए मुख्यमंत्री बनने का। ये धोखे की राजनीति, जुबान पर कुछ है दिल पर कुछ है, ये लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। निर्णय सामने आएगा। आप ये किताब छोटी सी हाथ में पकड़ के चोर चोर चोर, पहले भी आपने कहा था हाँ, प्रधानमंत्री चोर है, वो भी नहीं चली थी। सोनिया जी ने कहा था मौत का सौदागर, खून बेचने वाले, सैनिकों के खून की दलाली, सब आपने बोला हुआ है ना। तो जरा उसको स्वीकार करिए और तैयार रहिए उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी महसूस करता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिसने विश्व के अंदर भारत को एक पहचान दी है, बीजेपी को नहीं, भारत को। आप उसके बारे में अंदर जो चाहे मन आएगा आपका कार्यकर्ता मंच पर खड़ा होकर बोल देगा और आप उस पर सॉरी भी नहीं बोलेंगे। ठीक बात है, माफ किए जाने मैं समझ गया आपकी बात। सारी बातें एक तरफ, देश एक तरफ, वो बात तो है, लेकिन चौहान साहब इस बात के पीछे की अभी बात है आपके गठबंधन के अहम सहयोगी कांग्रेस के तरफ से जिस ओर आनंद साहब इशारा कर रहे थे, चाहे बात बिहार की या उत्तर प्रदेश की, इतना असहज क्यों हो जाते हैं, नाम लेने से इतना गुरेज क्यों करते हैं? सारे लोग जानते हैं, जनता जानती है कि भाई बिहार में यदि सरकार जीतेगी, महागठबंधन की कोएलिशन जीतेगी तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे मुख्यमंत्री। स्वाभाविक सी बात है उत्तर प्रदेश में यदि जीतेगी तो अखिलेश यादव के अलावा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। फिर भी पब्लिकली एडमिट करने में क्या दिक्कत या परहेज और क्यों? हमसे पूछ रहे हैं जी चौहान साहब, आप ही से पूछ रहे हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं? यही पूछना चाह रहे हैं कि चाहे कोई भी कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, चलिए राहुल गांधी साहब की ही बात कर लेते हैं, वो आपके सहयोगी ही हैं, ये एडमिट करने में कि तेजस्वी यादव बिहार में सीएम होंगे क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश में भी यदि आप जीतेंगे तो अखिलेश यादव साहब ही सीएम होंगे, ये बोलने में क्या दिक्कत? हमारा तो स्पष्ट मत है कि बिहार में तेजस्वी यादव सीएम हो, लेकिन वो कांग्रेस नहीं कह पाते हैं। आप बतौर फ्रेंड, आप उनके फ्रेंड है ना, फ्रेंड है, फ्रेंड। माननीय कांग्रेस से पूछिए ना। नहीं तो बतौर, उनसे हम जरूर पूछेंगे, लेकिन आप अपने दोस्त को नसीहत नहीं देते हैं क्या? हम पूरी तरह से तेजस्वी के साथ में हैं। हाँ। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वहाँ के सरकार बनेगी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। आपके दोस्त पता नहीं ये बोलने से क्यों गुरेज करते हैं। चलिए आप एक चीज मैं कहना चाह रहा था। हाँ, एक चीज मैं कहना चाह रहा, पुनः दोहरा रहा हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्षियों को गाली दे रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति ने कांग्रेस के मन से आकर के कुछ कह दिया माननीय प्रधानमंत्री की मां के लिए, वो भी गलत है। लेकिन जो ये भारतीय जनता पार्टी के जिले जिले में नेता, चाहे ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है जब से चुनाव हारे 2024 का जी, इनका एकमात्र मोटो हो गया भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से निर्देश इनके कार्यकर्ताओं का कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़िए, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई न कोई इशू उठाइए। हमारे यहाँ तो फतेहपुर में एक जो सैकड़ों साल से 400 वर्ष का मकबरा है, उसको वहाँ पे ठाकुर जी विराज मंदिर कह के वहाँ जाके वहाँ कब्रों को जाके तोड़ा और एफआईआर हुई, संसद बंद हुई, विधानसभा बंद हुई और एफआईआर लोक विधानसभा में पड़ी गई। उसके बावजूद आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कहती जीरो टॉलरेंस अपराध के प्रति, ये जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये बहुत घिनौना चरित्र है, दोमुहा चरित्र है। दूसरे को गाली देते हैं और झूठ में दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये हमको गाली दे रहे हैं। मैं फतेहपुर में खुद वादी मुकदमा अखिलेश जी को मां की गाली दी नहीं गई, पोस्ट की गई है और उसको कहिए मैं मीडिया में अभी दिखा करके जिस नंबर में कहो पोस्ट करके भेज दूं मैं। अब देखिए, यदि गाली भी नैरेटिव गढ़ने की वजह बन जाए तो फिर राजनीति क्या इसी तरह चलेगी? ये अलग टॉपिक है। इसके पहले कि नहीं, ठीक है, मौर्य साहब के पास जाएं, आते हैं मौर्य साहब आपके पास, हाथ उठा रहे आनंद साहब, कुछ बोलना चाहते हैं सर, जल्दी से बोल दीजिए संक्षेप में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी और ये लोग ये चाहते हैं
गणेश रूसों पर हमला हो, पंडाल तोड़ दिए जाएं, आग लगा दी जाए और हिंदू कार्यकर्ता अरे आप चाहते हो मान्यवर सारे दंगाई सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं। ठीक। दंगा कराने वाले लोग आप भी नहीं, ये कैसे संभव है? ठीक हम है। ये संगठन की राजनीति करते हैं, उसकी बेसिक एक पहचान है, ये इजाजत नहीं दी जा सकती। फतेहपुर में कौन सी दंगा ठीक है, चलिए नहीं, वो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा सर, फिर अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है, एक मिनट सर, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक मिनट। आनंद साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, चौहान साहब आपसे भी एक मिनट। अब मौर्य साहब को भी बोलने का मौका दीजिए। मौर्य साहब, एक सवाल जो मैंने लिया तो था बतौर दोस्त के नाते आपके गठबंधन के चौहान साहब से, लेकिन उन्होंने आपके तरफ ट्रांसफर कर दिया। आप ही बता दीजिए मौर्य साहब, क्या विवशता मजबूरी है जब मान लेना चाहिए कि भाई आपके दोस्त आपसे ज्यादा ताकतवर हैं तो वही मुखिया बनेगा? ये बोल देने में क्या दिक्कत होती है कांग्रेस पार्टी को, चाहे बात बिहार की या यूपी की? जी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें क्लियर हैं। हम गठबंधन की राजनीति में हैं, हमारे मुद्दे एक हैं और मुद्दा दलित पिछड़ों और जो संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है उस मुद्दे को लेकर हम एक हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं वहां पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ये जो पॉलिसी मेकर्स का काम होता है, इसमें पॉलिसी होती है कि ये चीजें तय करते हैं। इंडिया गठबंधन के भी लोग बैठेंगे, जो विधायक जीतेंगे वो बैठेंगे, एक औपचारिकता होगी, वो तय की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर अगर मेजॉरिटी आती है हमारी तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, सारा बिहार जान रहा है। हाँ, रही बात पॉलिसी की, तो उसमें जो टॉप लीडरशिप होती है डिसाइड करती है दोनों तरफों कि आगे क्या होगा। क्या कोई और जिम्मेदारी तेजस्वी खुद लेंगे या कांग्रेस पार्टी को कोई जिम्मेदारी देंगे, वो उन दोनों बड़े नेताओं का आपसी मामला है, वो फिलहाल हम लोगों के स्तर की चीज नहीं है। तो ये पॉलिसी मेकिंग का काम है। ठीक है, एक सवाल और है, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। क्या कांग्रेस पार्टी बतौर नेशनल पार्टी वहीं पर उसका सबसे ज्यादा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा? कब वो प्रदेशों में अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर लेगी कि जीत का सेहरा किसी और पर नहीं पहनाना हो? मौर्य साहब, चलिए लगता है संपर्क नहीं हो रहा। खैर, वक्त भी इतने ही की इजाजत देता है। बोलिए आनंद साहब, बोलिए, 10 सेकंड सर, वक्त नहीं। अगर अखिलेश जी और तेजस्वी का नाम लेने में राहुल को परहेज है, दोनों मिलकर तय कर लें कि आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद का दावेदार राहुल गांधी होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। दोनों जने हिम्मत, यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है ना। प्रदेश में इधर नहीं तय कर पाते हैं, इधर के लोग उधर नहीं तय कर पाते हैं और पूरी जनता असमंजस में रह पाती है। खैर, बहुत शुक्रिया सर, अभी आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।